आप सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एक चीज में कि क्या है राजनीतिक कार्यपालिका और इसका विधायिका से क्या संबंध है। आप इनको अलग अलग समझते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये अलग अलग नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको समझाता हूं कि राजनीतिक कार्यपालिका और विधायिका कैसे एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कैसे हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में। मैं अंकित कुमार यादव चल रहा हूं आपको समझाने विधायिका और राजनीतिक कार्यपालिका कैसे हैं एक सिक्के के दो पहलू। आपको मैं स्पष्ट करता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव होता है। आप सब इस बात को बखूबी जानते हैं। आप अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आप हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें हैं, ठीक है। हमारे देश में कितने प्रकार की सरकार है? दो। एक है केंद्र की और एक है राज्य की, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार जहां से चलती है ना, उस स्थान को क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं? संसद, ठीक है। और इन संसद में दो सदन है। कितने सदन है? दो सदन है। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। क्या नाम है? लोकसभा और राज्यसभा। ये जो लोकसभा है ना, ये जो लोकसभा है यही असली संसद है। यही असली संसद है। अभी मैं केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। राज्य सरकारों में भी सेम सिस्टम काम आता है, लेकिन वहां संसद के दो सदन नहीं होते। कुछ विधानसभाओं में दो सदन हैं, लेकिन सभी विधानसभाओं में भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में 28 दो विधानसभाएं नहीं हैं। कुछ ही राज्य हैं जहां पर दो विधानसभाएं हैं। विधानसभा के दो सदन हैं, सभी में नहीं, ठीक। तो अभी हम केंद्र सरकार की संसद के बारे में चल रहे हैं समझने, ठीक। और उसी की राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में भी समझेंगे। आपने जान लिया कि हमारे संसद में दो सदन हैं। हमारे संसद में दो सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ये जो राज्यसभा है ना, ये अपर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर हाउस। इसे कहते हैं लोअर हाउस। ये जो लोकसभा है ये लोअर हाउस है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके सदस्यों की संख्या है 543 या 45 भी होती है। इन दोनों संख्याओं में से वास्तविक संख्या, लिखित संख्या ये है, जो लिखित संख्या है, ठीक है। और आपके इनकी संख्या है 250। कितनी है? 250। ये जो है ये केंद्र सरकार में केंद्र की विधायिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केंद्र की विधानसभा में अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। ये जो राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जो समय अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष की। और इनकी कितनी होती है? 5 वर्ष की। अब ये जो 543 लोग हैं, इनका चुनाव कौन करता है? सीधे तौर पर जनता करती है। इनका चुनाव सीधे तौर पर कौन करती है? जनता करती है। समझ में आ गई बात? और यही है आपकी वास्तविक संसद। यही है आपकी वास्तविक संसद। समझ में आ गई बात? और यहीं से निकलेगी आपके देश की राजनीतिक कार्यपालिका। आपके देश की राजनीतिक जो आपकी कार्यपालिका है वो यहीं से निकलेगी। समझ में आती बात? वो यहीं से निकलेगी। कैसे निकलेगी अब मैं चल रहा हूं आपको वो समझाने, तो सुनना बहुत ध्यान से कि कैसे निकलेगी। मैंने आपको बताया है कि भाई जीतने के लिए तो बहुमत नहीं चाहिए होता है। आपको अपना निर्वाचन क्षेत्र जीतने के लिए बहुमत नहीं चाहिए होता है, लेकिन देश में अपनी सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत चाहिए होता है। अब हमने जान लिया है कि हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543। तो 543 सदस्य जीत कर आते हैं, ठीक है। चुनाव जब होता है, लोकसभा का भी होगा, तो कितने सदस्यों का चुनाव होगा? 543, ठीक है। अब इसमें से पक्ष में जो बैठेगा उसे क्या चाहिए होगा? बहुमत। और जो विपक्ष में चाहिए होगा उसका तात्पर्य कि उसके पास बहुमत नहीं है। अगर आपको पक्ष में जाना है तो आपको बहुमत चाहिए। आपके कितने सांसद जीते होने चाहिए?
200, मैं मान लेता हूं 74, 273 भी कहते हैं, 274 भी कहते हैं। तो जिस भी दल के पास 274, जिस भी दल के पास 274 सांसद होंगे, वो दल पक्ष में चला जाएगा। वो दल किस में चले जाएगा? पक्ष में। और जिनके पास नहीं होंगे वो सारे के सारे विपक्ष में चले जाएंगे। अब मान लिया मैंने कि बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं वो हार गई, और वो किस में चली गई? विपक्ष में। मतलब ये लोग भी जीत के आए हैं, ये लोग अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा कर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। बस इनके पास बहुमत नहीं है सरकार बनाने का। ये जो सीटें हैं, इतनी सीटें, इनके इतने सांसद नहीं जीते। कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग हैं, ये जुड़कर भी इतने नहीं हो सकते, क्योंकि भाई इनके इतने जीते तो कैसे हो सकते हैं फिर, ठीक है। तो अब इनके पास क्या है? इनके पास है बहुमत। अब यहीं से खेल स्टार्ट होगा राजनीतिक कार्यपालिका, यहीं पर है सारा खेल। यहीं जो समझ लेगा वो राजनीतिक कार्यपालिका को समझ लेगा। अब ये 274 लोग हैं, अब इनमें से एक व्यक्ति बनेगा। ये लोग अब अपने सांसदों में ये सारे 274 लोग वोट करेंगे, किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए, अपना नेता चुनेंगे। अब एक व्यक्ति इनमें से बन जाएगा प्रधानमंत्री, और उसे एक जिसको ये लोग अपना नेता चुनेंगे वो बन जाएगा क्या? प्रधानमंत्री, पीएम बन जाएगा, ठीक है। और फिर वो जो पीएम बनेगा ये इन्हीं 274 सांसदों में से अपनी कैबिनेट बनाएगा, अपनी मंत्रिपरिषद बनाएगा, और जितने को चाहेगा उतने को बनाएगा। आपको पता है कि कुल संसदीय सदस्यों की संख्या में से 15% लोगों को आप मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं। तो मान लिया हमने कि इसने अपने साथ 50 लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम का मतलब यहां पर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम चीफ मिनिस्टर और समझना, ठीक है। तो इसने अपने साथ कितने लोगों को शामिल कर लिया? 50। अब ये दोनों मिलकर आपकी क्या बनाते हैं? ये ही दोनों मिलकर आपकी राजनीतिक कार्यपालिका बनाते हैं। और इस राजनीतिक कार्यपालिका को हेड करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। और उसका ऑफिशियल हेड कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट। ऑफिशियल हेड, कहने के लिए हेड होता है कौन? आपका प्रेसिडेंट। लेकिन पॉलिटिकल हेड कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपके प्रेसिडेंट प्लस पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग हैं आपकी राजनीतिक कार्यपालिका। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे विधायिका और राजनीतिक कार्यपालिका में इंटर कनेक्शन है, क्योंकि ये जो अपने पद पर बैठे हैं ये विधायिका के दम पर ही बैठे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जो और बच गए, अब माइनस कर देते हैं 274 में से 51 को माइनस कर दो, कितना बचता है? 223। ये 223 जो लोग हैं ये पक्ष के सांसद हैं। ये कौन है? पक्ष के सांसद। और ये पक्ष के सांसद, इनका भी सवाल करना हक है, लेकिन ये लोग सवाल नहीं करते क्योंकि इनकी सरकार है। बस ये लोग अपनी सरकार से सवाल नहीं करते, अपनी सरकार का साथ देते। हाँ, बस अंधी आंख से साथ देते हैं, अपनी सरकार का अंधी आंख से साथ देते हैं, अपने नेता पे आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता ने इनको अपना प्रतिनिधि बनाया है तो इनको अपनी सरकार से भी सवाल करना चाहिए, लेकिन ये लोग अपनी सरकार से सवाल नहीं करते, जो कि सरासर लोकतंत्र के खिलाफ। और जितने भी लोग बचे हैं वो सारे के सारे विपक्ष हैं। विपक्ष का तो काम है चिल्लाना और सरकार से प्रश्न पूछना। तो अब आपको समझ में आ गई कि भारत में राजनीतिक कार्यपालिका का कैसे संबंध है आपकी विधायिका से। तो बिना राजनीतिक कार्यपालिका के देश, तो असली रूप में ये जो 51 लोग हैं ना, इनमें भी
सिर्फ 10 लोग देश को चलाते हैं। हकीकत वाली जो सच में देश को चलाने का काम करते हैं, सिर्फ 10 लोग इस देश को चलाते हैं। बस असली में जिनके पास सच में ताकत है सरकार को कंट्रोल करने की, और सब लोग तो फॉलो करते हैं बस, और सब लोग तो फॉलो करते हैं, और ये सारे के सारे अपनी सरकार के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं बस आंख मूंद कर, ये क्वेश्चन तक नहीं करते, चाहे गलत हो चाहे सही, कुछ भी। और विपक्ष अगर सवाल करता है तो उसे देशद्रोही ठहराते हैं बस, और कुछ नहीं। ये है हमारे देश का लोकतंत्र। तो अब आपको भारत के लोकतंत्र का मॉडल समझ में आ गया बखूबी कि आपकी राजनीतिक कार्यपालिका और आपकी विधायिका में कैसे इंटर कनेक्शन है। तो इसीलिए संसद इतनी महत्वपूर्ण है। तो आप सबको भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्रश्न पूछिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।